2G घोटाला, घोटालों का घोटाला। 1,76,000 करोड़ का अनुमानित नुकसान। एक आंकड़ा इतना ऊंचा कि लोग अनुमान को भूलकर रामलीला मैदान में भर गए। उनके पीछे भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का वादा करने वाले स्वघोषित साफ सुथरे लोगों की लाइन लग गई। लेकिन कुछ ही समय बाद भ्रष्टाचार के सभी दावे झूठे साबित हुए। 2013 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, जिसमें भाजपा के तत्कालीन विपक्षी सांसद भी शामिल थे, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अनुमानित नुकसान की अवधारणा को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2G लाइसेंस रद्द कर दिया, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा कि इसका भ्रष्टाचार के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है या उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। 21 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा, प्रोसिक्यूशन अपने मामले को साबित करने में बुरी तरह से विफल रहा है। कुछ लोगों ने कुछ चुनिंदा तथ्यों को जादुई ढंग से सजाकर और मान्यता से परे चीजों को ब्रह्मांड जैसा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और एक घोटाला बना दिया। लेकिन तब तक धोखे से गढ़े हुए 2G घोटाले का राजनीतिक उद्देश्य हासिल कर लिया गया था। ये है 2G के पीछे की असली कहानी। वर्ष 2007 में भारत को ये तय करना था कि 2G मोबाइल सेवाओं को संचालित करने के लिए लाइसेंस किसे देना है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां प्रधानमंत्री की अहंकारी योजनाओं को धन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय संपत्ति उनके दोस्तों को बेची जा रही है। इसलिए ये कल्पना करना मुश्किल है कि राष्ट्रीय संपत्ति का इस्तेमाल भारतीयों को सस्ती सेवाएं प्रदान करने और भविष्य की प्रगति की नींव रखने के लिए किया जा सकता है। 2G लाकर यूपीए ने ठीक यही किया था। 2G स्पेक्ट्रम दो तरह से बांटा जा सकता है। एक तो इसे सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेचना, लेकिन इसका मतलब कुछ अत्यंत धनी बोली लगाने वालों ने पूरे स्पेक्ट्रम पर कब्जा कर लिया होता, यानी बहुत कम ऑपरेटर, उपभोक्ताओं के लिए ऊंची कीमतें और बड़े वर्ग का मोबाइल सेवाओं से वंचित हो जाना। यही कारण है कि स्वायत्त संस्था ट्राई ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी न करने और 2001 की पुरानी दर पर इसे आवंटित करने की सलाह दी। कम लाइसेंस फीस बड़ी संख्या में छोटे खिलाड़ियों को सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देती। इससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता और इस तरह से उपभोक्ताओं के लिए कम कीमत पर मोबाइल सेवाएं और कई नई कंपनियां लाखों नौकरियां पैदा कर भारत को दूरसंचार में वैश्विक नेता बनाती। ये सारी चीजें हासिल होती। इसका परिणाम होता हर हाथ में एक फोन, सस्ते कॉलिंग रेट्स और रोजगार के अवसर। यूपीए सरकार ने यही चुना था। परिणाम स्पष्ट है। अगर आज हर हाथ में फोन है तो वो इसलिए क्योंकि सरकार ने सभी के लिए सस्ते दाम में स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया था। लेकिन कैग का राजनीतिक एजेंडा कुछ और ही था। स्पेक्ट्रम को सस्ते और व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के दीर्घकालिक लाभ को देखने के बजाय उन्होंने उच्चतम बोली लगाने वाले को स्पेक्ट्रम बेचने से केवल एक मुश्त कमाई पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने करोड़ों भारतीयों को मोबाइल दिलाने के महत्व को नजरअंदाज किया। उन्होंने दूरसंचार क्षेत्र में तैयार होने वाली लाखों नौकरियों की अनदेखी की। बनाए गए हजारों नए व्यवसायों और उनके द्वारा भुगतान किए जाने वाले करों की उपेक्षा की। उन्होंने घोषणा की कि कुछ बहुत अमीर बोली लगाने वालों को इसे बेचने के बजाय कई लोगों को सस्ते में स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने से हमें नुकसान हुआ है। यूपीए के फैसले की समझदारी तब सामने आ गई जब बाद में स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई। नीलामी जीतने के लिए कंपनियों ने भारी कर्ज लिया, ऋण जो वे शायद आगे चलकर चुका नहीं पाएंगे, और उन्हें बचाने के लिए देश के सार्वजनिक बैंकों और करदाताओं को ही इसका आर्थिक भार झेलना पड़ेगा। आम ग्राहकों का भी इससे भारी नुकसान हो रहा है। कम टैरिफ वाले लोगों को जोड़ने के बाद सभी टेलीकॉम कंपनियों ने विशेष रूप से सबसे कम प्रीपेड योजनाओं के लिए अपनी दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे गरीब लोगों को दूरसंचार क्रांति से वंचित कर दिया गया है। देश की कर संपत्ति, सार्वजनिक बैंक
और आम ग्राहक के साथ ही नुकसान हुआ है BSNL का। जब पूरी दुनिया को 5G मिल रहा है और मोदी सरकार निजी खिलाड़ियों के लिए 6G की बात कर रही है, 2021 के अंत में भी BSNL के पास 4G नहीं है। वो निजी खिलाड़ियों से इतना पीछे छूट गया है कि उसका अस्तित्व ही खतरे में है। मोदी सरकार का क्या? इनमें से कोई भी चीज उनके लिए मायने नहीं रखती। वे नीलामी करते हैं, लेकिन केवल अ से शुरू होने वाले नाम वाले लोग ही उन्हें जीतते हैं। वे उन्हें उन कीमतों पर प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं जो बाजार दर से काफी कम है। नए स्पेक्ट्रम की तो बात ही छोड़िए, पिछली सरकारों ने जो बनाया है उसे भी अपने दोस्तों को सौंप दिया है। मोदी जी के सत्ता में रहते हुए हर दिन गौतम अडानी की संपत्ति में 59 करोड़ रुपए और मुकेश अंबानी की संपत्ति में 210 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। हर दिन। जीतने वाले अन्य लोग वे हैं जिन्होंने इस कीचड़ उछालने वाले अभियान के जरिए अपने पूरे राजनीतिक और सेवानिवृत्ति के बाद के करियर का निर्माण किया। अब आप ही तय करें, सबसे बड़ा घोटाला क्या है? एक काल्पनिक नुकसान या देश के धन की हो रही दिन दहाड़े डकैती?